हमारे खिलाफ डिक्री है टाइटल और पोजीशन की और परमानेंट इंजंक्शन की, दोनों कोर्ट से कंकरेंट फाइंडिंग। हम प्रतिवादी क्रमांक एक थे, हमारा प्रतिवादा था कब्जे के लिए, तो हमारा प्रतिदावा खारिज कर दिया और वादी गणों का वाद स्वीकार कर लिया। दूसरा ये था, इसमें हमारा जो प्रति ऑर्डर से सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन हैज बीन डिक्रीड। जी मैम। और पोजीशन क्या था आपका प्रतिदावा हमारा कब्जे स्थायी निषेधाज्ञा के लिए निषेधाज्ञा का रहा होगा। जी, स्थायी निषेधाज्ञा। व्हाट वाज योर राइट इन दी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का राइट था, हमने बोला था कि हमारा पैतृक संपत्ति है हमारी, और उन्होंने ये बोला है हमारी पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति के आधार पर हम 30 वर्षों से काबिज हैं। दूसरा ये था कि हम पैतृक संपत्ति पे काबिज होने के साथ साथ एक एग्रीमेंट हुआ था 2009 में, जिसके तहत वादी गणों के पिता से हमारा एग्रीमेंट, हम भाई हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, और ये हमारी मतलब भाभी लगी, भाई की पत्नी और बच्चे। हमारा एग्रीमेंट हुआ था 2009 में, जिसमें हमने 5 लाख रुपए इनको दिए थे। उन्होंने ये बोला था कि हम उस पे एग्रीमेंट में ये बोला था कि हम काबिज हैं, और काबिज रहने के आधार पर चूंकि मेरा शरीर का स्वास्थ्य खराब रहता है इनके पिता, और उसके आधार मैंने 5 लाख रुपए ले लिए हैं और मैं उसको विक्रय कर दूंगा। और कब्जे पे उस समय उस एग्रीमेंट में भी माना था कि हम उसके कब्जे में। हमारा ऑर्डर, इसमें एक चीज और ये हुई थी कि 6/12/2021 में एक हमारा ऑर्डर 17 रूल 3 में ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीड कर दिया था। क्या कर दिया था? ऑर्डर 17 रूल 3A में प्रोसीड कर दिया था। क्या कर दिया था? आगे प्रोसीड के बाद क्या हुआ था? प्रोसीड में ये किया था कि उसका एविडेंस हुआ था, क्रॉस पूरा नहीं हो पाया था, और हमको अपना एविडेंस लीड करने नहीं दिया था, और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करने दिया था। और आपका क्या काउंटर क्लेम खारिज कर दिया था? हमारा काउंटर क्लेम खारिज कर दिया था। आपकी मतलब कहना चाहिए कि आपने गवाही नहीं दे पाए थे? हम गवाही नहीं दे पाए थे। फिर 6/12/21 को खारिज किया और 17/12/21 को उन्होंने फाइनल डिक्री दे दी थी। अच्छा, दूसरा ये था कि जब हमारा उसमें कारण ये था, जब हमने 6/12/21 का जो ऑर्डर किया था, उसमें हमने ये बोला था कि हमने इस केस का ट्रांसफर पिटीशन सेक्शन 24 में लगाया है, तो इसकी प्रोसीडिंग रोकी। तो कोर्ट ने बोला कि क्योंकि ट्रांसफर पिटीशन एक ग्राउंड नहीं है, और उसको ना मानते हुए हमारा राइट क्लोज किया और 2 और 3 का राइट भी क्लोज कर दिया था। बोलो और बोलो, इतना जाओ ना। इतना फैक्चुअल एस्पेक्ट हो गया। क्या कानूनी एस्पेक्ट क्या है? अब कानूनी एस्पेक्ट ये है कि वादी गणों ने अपना जो राइट क्लेम किया है, वो उन्होंने एक वसीयतनामे के आधार पर क्लेम किया है। वसीयतनामा उन्होंने बोला है कि उनको जो संपत्ति प्राप्त हुई है वो जो इनके पिता थे उनकी माता की वसीयत से प्राप्त हुई है, जो सोनाबाई थी। सोनाबाई ने एक विल करी प्रवीण जैन के नाम पे। इज द जो पति है वादी क्रमांक 1 का। और उनका टाइटल नहीं है, ऐसा कहना है? हाँ, हमारा टाइटल नहीं है। तो आपने फिर एग्रीमेंट उनसे क्यों किया था? एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ था कि टाइटल नहीं है, लेकिन चूंकि उनको पैसों की आवश्यकता है और वो वहां पर रहते हैं, हम पोजीशन में, लेकिन पैसों की आवश्यकता और वो उसमें हमारा भी हिस्सा है, ऐसा उस एग्रीमेंट। क्या है प्रॉपर्टी? हेक्टेयर में, मतलब जमीन है? जी, जमीन 17 हेक्टेयर। 17 हेक्टेयर जी। अच्छा, किसकी थी? 17 हेक्टेयर जमीन थी सोनाबाई की। सोनाबाई और शिखर चंद को, ऐसा वसीयत के प्लीडिंग में आया, कहीं पर भी प्लीड नहीं। वसीयत कर रहे नहीं, मतलब प्लीडिंग में आया जी। उसने लिखा होगा ना ये प्रॉपर्टी किसकी थी, वो बताइए। उसने तो ये लिखा कि ये प्रॉपर्टी उसको सोनाबाई से मिली। उसको उनके प्रवीण जैन को, मतलब वादी गणों के पति और पिता को। वादी किसके थ्रू राइट क्लेम कर रहा है, ऐसे बताइए। हाँ, वादी क्लेम कर उनको उत्तराधिकार के आधार पर मिली, अपने पति थी, तभी तो प्रवीण जैन की थी। प्रवीण जी। सोनाबाई का नाम बोला? सोनाबाई प्रवीण जैन की माँ है। सोनाबाई प्रवीण जैन की दादी है, सॉरी। प्रवीण जैन पहले आया कि सोनाबाई पहले आई? सोनाबाई पहले आई। तो प्रॉपर्टी सोनाबाई की थी कि प्रवीण जैन की थी? प्रॉपर्टी सोनाबाई और शिखर चंद दोनों की थी। सोनाबाई और शिखर चंद कौन है? शिखर चंद सोनाबाई का लड़का है। उनको संयुक्त रूप से एक जगत लाल जैन, जो है सोनाबाई और शिखर चंद की, आपका कहना है प्रॉपर्टी थी, इसमें कोई विवाद नहीं है। हमने ये बोला कि हमें जो उत्तराधिकार में सोनाबाई और शिखर चंद की थी, ऐसा वादी का कहना है। हाँ। वादी कौन है? वादी है जैन के बच्चे, प्रवीण जैन के बच्चे और पत्नी। प्रवीण जैन कौन है? शिखर चंद का बच्चा। शिखर चंद का बच्चा। ठीक है जी। तो यानी कि वादी लोग क्लेम कर रहे हैं सोनाबाई और शिखर चंद और प्रवीण के थ्रू। जी।
आप कौन हो? हम हैं प्रवीण के भाई विनोद। जी। और हमने क्लेम किया कि हमको ये संपत्ति हमारे पिता शिखर चंद के उत्तराधिकार से प्राप्त हुई। ये लोग फिर कैसे क्लेम कर रहे हैं, ये वादी लोग कैसे क्लेम कर रहे हैं? वादी लोग दो तरीके से क्लेम कर रहे हैं। एक तो उनका कहना है कि हमको सोनाबाई ने एक संपत्ति करी, वसीयत करी जो प्रदर्श P7 है, और उस वसीयत के आधार पर उन्होंने प्रवीण जैन को एक वसीयत कर दी, और प्रवीण जैन, सोनाबाई ने वसीयत किसको की? प्रवीण जैन को। हाँ भाई, तू प्रवीण जैन जी। ये कब करी? ये करी उन्होंने 27/5/1987 को। 27/5/1987। ये प्रवीण जैन अकेले को वसीयत थी, इसमें विनोद भी रहा होगा? नहीं, इसमें विनोद नहीं था। विनोद को प्रॉपर्टी क्या मिली? विनोद को प्रॉपर्टी ऐसी मिली कि तो भी तो कुछ मिला होगा। जी, विनोद को प्रॉपर्टी जो मिली वो एक व्यवस्था पत्र के आधार पर और जो P6 के आधार पर और भी संपत्तियां बटी। तो अच्छा, उसमें एक चीज ये हुई सर, उसमें उसमें एक प्लीडिंग ये हुई कि मतलब उसमें जो बंटवारा हुआ, मतलब इनकी जो संपत्ति थी सोनाबाई ने वसीयत 87 में कर दी। इसके बाद एक आपसी बंटवारा 1990 में हुआ। इसमें आपसी बंटवारा किन किन के बीच में हुआ? हाँ, आपसी बंटवारा शिखर चंद के सारे वारसान, मतलब प्रवीण जैन और भाई लोगों के बीच में। नाम क्यों नहीं बोलते आप? हमें आपको पता है आपके घर? अच्छा, नाम बताओ। जी जी जी। प्रकाश, प्रवीण, हाँ, मैं वो निकाल ही लेता सर। प्रकाश, प्रवीण, प्रमोद। पेश कर रहे हो आपसे फालतू बातों में। नहीं, प्रकाश, प्रवीण, प्रमोद, विनोद, चक्रेश, मीना, मंजू। हाँ जी। इन सबके बीच में एक बंटवारा हुआ। इसमें जो सोनाबाई थी इस समय फोत हो चुकी थी, इस समय जब ये बंटवारा हुआ 1990 में। अब सोनाबाई फोत हो गई, लेकिन उस बंटवारे में सोनाबाई की उस वसीयत का जिक्र आया कि सोनाबाई ने अपने हिस्से की जो जमीन है वो इन लोगों को दे दी गई, इसलिए वो जमीन इसमें समाहित नहीं करी गई। जिक्र आ गया इसमें? हाँ, इसमें आ गया, जिक्र आ गया। यानी कि आप लोग उस वसीयत को मानते हो? हाँ, उस ये इस वसीयत में जिक्र आया। अब वसीयत में जिक्र आ गया, अब जिस वसीयत से आपको संपत्ति मिली उस वसीयत में सोनाबाई की वसीयत, वो इस बंटवारे में सोनाबाई की वसीयत का जिक्र आ गया। सोनाबाई की वसीयत। फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये लोग मालिक नहीं है? अब सोनाबाई की वसीयत देखना बहुत जरूरी है। सोनाबाई की वसीयत है P7, इसके आधार पर उन्होंने इसको क्लेम किया। सोनाबाई ने खुद ही ये लिखा है कि ये जो संपत्तियां मुझे मिली थी वो यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है वो सोनाबाई की हो गई, इसका तो विवाद नहीं हुई सोनाबाई। आपका आर्गुमेंट क्या है? हमारा आर्गुमेंट ये है कि जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर वादी ने अपना राइट क्लेम किया है वो डॉक्यूमेंट ही बता रहा है, जिसके थ्रू अपना टाइटल बता रहा है कि ये अविभाजित, ये सोनाबाई की संपत्ति नहीं थी, वो वसीयत ही बता रही है। कोर्ट ने कहाँ डील किया है? आपका कहना है कि सोनाबाई, ये वादी सोनाबाई के थ्रू क्लेम कर रहा है? वादी सोनाबाई के थ्रू या प्रवीण के थ्रू? प्रवीण के थ्रू कर रहा है। सोनाबाई, क्योंकि प्रवीण को सोनाबाई से संपत्ति मिली। तो आप कुछ भी बोल देते हैं, आप उसको स्वीकार कर लेते? नहीं, सोनाबाई की वसीयत से प्रवीण को मिली। तो सोनाबाई से प्रवीण को मिली और प्रवीण वगैरह के बीच बंटवारा हुआ। हाँ, प्रवीण और विनोद वगैरह के बीच में बंटवारा हुआ। 90 में हुआ। वो 90 में हुआ। सोनाबाई के थ्रू प्रवीण को मिली। सोनाबाई के थ्रू प्रवीण को मिली। आपका वो उस दस्तावेज में सोनाबाई का टाइटल तो एक्नॉलेज कर दिया फिर आपने? नहीं, उसमें टाइटल एक्नॉलेज जो आया। दस्तावेज बताइए जरा। P6 है सर। एक्नॉलेज किया? P6 है सर, P6 है मतलब। एग्जिबिट P6 में। P6 में वसीयत वाला लाइन पढ़िए, कौन सा पैराग्राफ है सर? पहला पेज, महावीर राय नमा से वो लास्ट पैरा, ग्राम मैखादोन पटवारी हल्का नंबर इतने इतने। पेज पढ़ रहे हो सर? ये जहाँ P6 लिखा ही है सर, एग्जिबिट P6 ऊपर साइड में, उसका नीचे देखेंगे सर आ और बा, नीचे सा के ऊपर वाला बा,
ग्राम मैगदून पटवारी हल्का नंबर 33 इतने इतने की कृषि भूमि सोनाबाई विधवा जगतलाल जैन बैसाखिया द्वारा उनके हिस्से की कुल भूमि स्वामी हक की कृषि भूमि 27/5/1987 को पंजीकृत वसीयतनामा के अंतर्गत उनकी अंतिम इच्छा अनुसार स्वेच्छा से पूर्ण हो हस्तांतरित हो चुकी। अतः इस आपसी कौटुंबिक व्यवस्था के अनुसार बैनामा के अनुसार उपरोक्त भूमि को सम्मिलित किए जाने का प्रावधान शेष नहीं रह गया है। जो पंजीकृत वसीयतनामा कौन सा है जिसके आधार पर ये लोग आए हैं? P7 तारीख वही है उसकी 27/5/87। जी 27/5/87। इस वसीयत को तो आप लोगों ने सिद्ध मान लिया, अब 27 स्वीकार कर लिया। जी बट इसमें आप कैसे कह सकते हो सोनाबाई मालिक नहीं थी? अब मतलब सोनाबाई इसकी जो इस वसीयत का मतलब तीसरा पेज देखेंगे मतलब यदि आपको ये मानते थे कि ये मालिक नहीं है तो इसकी मालिकी का आप डिक्लेरेशन का दावा लगाते कि ये मालिक नहीं है, ये संपत्ति तो हमारी फला फला व्यक्ति की थी इसलिए हमें मालिक हम इसके भी मालिक हैं, काबिज हैं। क्या देखना है? पेज 3 वसीयत का। हाँ पढ़िए। P7 का उपरोक्त हिस्सा, इसमें पहले जो सोनाबाई उन्होंने बताया कि किस किस को हमको पहले संपत्तियां कैसे कैसे आई पहले वाले दूसरे वाले पेज में, और दूसरे वाले पेज में उन्होंने ये बताया कि मुझे और शिखर चंद को सामलाती रूप से कौन सी संपत्तियां मिली। दूसरे पेज में उन्होंने ये बताया शिखर चंद सोनाबाई का लड़का है। जब उन्होंने ये बता दिया, इसके बाद पेज 3 पे आते हैं। पेज 3 में पैरा 3 में बोलती है उपरोक्त हिस्सा भरी 2 की हल्की बर्रा किस्म आधार किया है, जबकि एवं सासे भूमि अच्छी किस्म अच्छी कीमत पैदावार की है। दुई उपरोक्त बंटवारा सभी सदस्य मत उनके मुताबिक किया गया। उक्त बंटवारा की लिखा पढ़ी विचाराधीन थी, जो मेरे पुत्र शिखर चंद की फौत हो जाने के कारण नहीं हो सकी। मतलब शिखर चंद और सोनाबाई का हिस्सा पार्टीशन नहीं हुआ। अब सोनाबाई ने जब हिस्सा पार्टीशन नहीं हुआ तो इस अनपार्टीशन हिस्से को उन्होंने दे दिया प्रवीण जैन अपना हिस्सा, उस आधा मानते हुए। और जो आगे उन्होंने लिख दिया पेज 4 पे, और मैं वसीयत करती हूं कि मेरे हिस्से की उपरोक्त जायदाद जो मेरे पुत्र शिखर चंद साथ है गई, मेरा 1/2 हिस्सा एवं बाजार चौक पारिवारिक मकान मेरा 1/4 हिस्सा, वो पूरी जायदाद बढ़ते वक्त जो भी मेरे चल संपत्ति जिस तरह मेरे पास मरने को उसका मालिक मेरा नाती प्रिंट कुमार रहेगा, अलावा अन्य किसी का कोई हक न रहेगा। उपरोक्त बंटवारे में यदि किसी का विवाद होता है, समस्त जायदाद इतनी 54 हेक्टेयर एवं मकान जिसका वर्णन ऊपर मुताबिक के बुकारा हिस्से के बंटवारा कर मेरा हिस्सा 1/4 आएगा, उसका मालिक प्रवीण जैन ही होगा। जिस तरह मेरा उक्त जायदाद से स्वत हित अधिकार जो प्रवीण जैन स्वत्वाधिकारी है रहेगा, इसका मेजर कर रहेगा। अब इसमें मलट की अनपार्टीशन हिस्सा था सोनाबाई का, यदि हम शिखर चंद और शिखर चंद की हम सारी संतानें हैं, तो अपने have you filed any suit? अपना डिक्लेरेशन का दावा लाते आपने। तो इसके अंदर क्या हुआ, जैसे ये जो एग्जीक्यूट हुआ P6 का दस्तावेज, उसके अंदर आपने उसको स्वीकार कर लिया वसीयत हुई है। और ये इस प्रॉपर्टी में जो आपका क्या नाम है, आप लोग कौन हो? हम हैं विनोद जैन, क्रमांक। विनोद को P6 में विनोद को क्या मिला? विनोद को पेज 6 पे है उनका जो वो लिखा हुआ है। हाँ व्यवस्था पत्र पढ़ो। रकवा विनोद कुमार चक्रेश। कहाँ से होता है शुरू, क्या होता है बताइए, मैं ऐसे सही में पढ़ना शुरू कर देते हो। ये लास्ट में देखेंगे सर, सबके रकबे लिखे उन्होंने जमीनों को विवरण अनुसार है, और उसमें लास्ट में देखेंगे मतलब कि उसमें जो विनोद कुमार चक्रेश कुमार मणिबाई इन सब का नाम लिखते उन्होंने एक रकबा बताया कि इतना इतना रकबा इनको आया। अब इसके बाद मतलब हमारी 2 आर्गुमेंट थे। एक आर्गुमेंट तो हमारी ये रही कि अनपार्टीशन थी, उसकी विल
वो अपने हिस्से की, लेकिन उस पार्टीशन की अपनी, क्योंकि अविभाजित संपत्ति थी, उसका भी विभाजन नहीं हुआ था, तो वसीयत का राइट ये तो करने। अब आपका जवाब दावा बताओ, तो जवाब दावे में क्या लिखा था आपने? आपका काउंटर क्लेम ही खारिज हो जी, गया। जवाब दावा है सर हमारा। जी। जवाब दावे के अतिरिक्त कथन में हमारा है कि, पढ़ पढ़ मतलब, ये दावा जो है किस बात का था? दावा था मालोड, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, परमानेंट इंजंक्शन और कब्जे के लिए। पहले इन्होंने कब्जे के लिए नहीं लगाया था, फिर ड्यूरिंग ट्रायल लगाया उन्होंने कब्जे के लिए। 2014 में उन्होंने वाद कारण बताया कि वाद कारण 2014 में पैदा हुआ जब उसने ट्रैक्टर को लौटा दिया। फिर उन्होंने बोला कि 2016 में इन्होंने बोनी कर लिए ट्रैक्टर चला के, और ऐसा कब्जा बताते हुए उन्होंने कब्जे के लिए वाद लाया 2016 में। ये फिर उसके बाद वो अमेंडमेंट लेके आए कब्जे के लिए। हमारा अतिरिक्त कथन है जवाब दावे का पेज 3, जिसमें हमने अपनी प्लीडिंग करी। जवाब दावा किस किसने दिया? जवाब दावा हमने भी दिया था, प्रतिवादी क्रमांक 2 और 3 ने भी दिया हमने था। तुमने मतलब ऐसा प्रतिवादी कब कहा था? प्रतिवादी क्रमांक 1 ने, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने, प्रतिवादी क्रमांक 2 और 3 ने भी दिया था अलग से। किसने काउंटर क्लेम दिया था, लगाया था? काउंटर क्लेम प्रतिवादी क्रमांक 1 ने लगाया था, जो अपीलार्थी है। केवल काउंटर क्लेम एक ने जी, नंबर एक ने एक ने लगाया? लगाया, सिर्फ एक ने लगाया, 2 और 3 ने नहीं लगाया। पढ़े लो काउंटर क्लेम, जो काउंटर क्लेम लगाया ये सब आप कह ही नहीं सकते। पढ़े लो काउंटर क्लेम क्या लगाया है। जो आप बहस कर रहे हो, ये बहस कर सकते हो क्या इस बात में? पढ़ो अपना काउंटर क्लेम, पैरा नंबर 1। ये एक ही वादी क्रमांक 1 के पति स्वर्गीय प्रवीण जैन, जो कि प्रतिवादी क्रमांक 1 का सगा भाई है, के द्वारा अपने हक एवं अधिकार की भूमि दिनांक 12/5/2009 को नगद 5 लाख रुपए गवाहों के समक्ष प्राप्त कर हेक्टेयर भूमि पूर्व में 2,70,000 में इकरारनामा को 2,30,000 प्राप्त कर प्रतिवादी पक्ष में उक्त भूमि का विक्रय करने का इकरारनामा कर दिया गया था, और प्रतिवादी के भाई प्रवीण जैन के द्वारा प्रतिवादी की सुविधानुसार उक्त भूमि विक्रय पर निष्पादित किए जाने हेतु इकरार किया गया था। चूंकि प्रवीण जैन सगा भाई होने के कारण किसी भी प्रकार का अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था, वादीगण के परिवार के साथ हमेशा अच्छा तालमेल बना हुआ था और संबंध में वादीगणों को सभी तथ्यों की स्पष्ट जानकारी थी। परंतु आज से 4-5 साल पूर्व प्रवीण जैन का स्वर्गवास हो गया, जिस कारण भाई की मृत्यु के बाद वादीगणों से उक्त भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित किए जाने हेतु कहा गया, तो वादीगणों के द्वारा स्पष्ट स्वीकृति दी गई। परंतु बाद में लोभ लालच के कारण बाद में भूमि को विक्रय बनाने की योजना बनाने लगे, इसके कारण प्रतिवादी ने अपने भाइयों से सलाह मशवरा किया, तो भाइयों के द्वारा भी आपत्ति दर्ज किए कि वादग्रस्त भूमि पिता के होने के कारण प्रतिवादी उसके भाई प्रकाश चंद, प्रमोद कुमार, चक्रेश कुमार वगैरह का बराबर बराबर हक एवं अधिकार है, एवं भविष्य में पारिवारिक समझौता हो जाने की उम्मीद के कारण प्रतिवादी के द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित किए जाने के संबंध में कार्रवाई में विलंब कर दिया है। परंतु वादीगण के द्वारा विक्रय पत्र करने की योजना करने दावा वादीगणों के खिलाफ प्रस्तुत किया
तो भूमिवादी गुणों के पिता एवं पति जन के द्वारा विक्रय की जा चुकी है और अपने जीवन काल में उस भूमि पर इस पर प्रतिवादी का स्पष्ट कब्जा है, इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा के हेतु दावा पेश किया जा रहा है। ये सब तो आपका ये वाला तो केवल स्पेशल परफॉर्मेंस का मैटर था आपका, वो खारिज हो गया। और इसमें जो हमने संयुक्त संपत्ति के संबंध में हमने अपने जवाब दावे में बोला है अतिरिक्त कथन में कि ये हमारी संयुक्त प्रॉपर्टी, ज्वाइंट प्रॉपर्टी तो है, तो लेकिन अल्टीमेटली वसीयत भी तो सामने रखी हुई है और उस लाइट में आप इसको अकेले की मान के एग्रीमेंट बोल रहे हो। अब तो आपका केवल एक ही मुकदमा बचता था कि आप उस एग्रीमेंट के आधार पर स्पेशल परफॉर्मेंस की डिग्री लेते, वो आपने खारिज और करा लिया। अब वो बताइए ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा था। बताइए कुछ और कहना है। नोट यदि इस पार्ट को भी माने कि हमारा एग्रीमेंट था और उसके तो सेक्शन 53 के ए के आधार पर ही पार्टली 53A में कब होता है बताइए। 53A के अंतर्गत कब आपको प्रोडक्शन का राइट मिलता है। 53A में आपको कब मिलेगा प्रोडक्शन का राइट बताइए। आपका तो खारिज ही हो गया ना काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम कब खारिज हुआ बताइए। काउंटर क्लेम उन्होंने 17/12/2021 उसके खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया। हमारा प्रतिरक्षा का अवसर उन्होंने समाप्त किया, उसमें 17(3) के ए के तहत कार्रवाई करती उन्होंने खारिज कर दिया। काउंटर क्लेम जब खारिज हुआ तो उसकी आपने समय रहते उसकी कोई कार्रवाई करी थी। 17/3/21 को खारिज हुआ जी, और ये 17/12/21 सॉरी 6/12/21 को हमारा राइट वो क्लोज किया उन्होंने 17(3) ए के तहत। 6/12/21 के खिलाफ आपने क्या किया। 6/12/21 मतलब ऑर्डर शीट देखेंगे तो रेगुलर चला केस और उसके बाद फिर उन्होंने क्लोज करते हुए 17 को उसको जजमेंट कर दिया।